अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद जमील और आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुकदमा अवाम का। और आज हम पाकिस्तान की सियासत, हुकूमत साजी और सुप्रीम कोर्ट के हालिया एक फ़ैसले के नतीजे में जो मुल्क भर के अंदर रिएक्शन हुआ और फिर उस रिएक्शन के नतीजे में पंजाब हुकूमत ने नज़रसानी की दरख्वास्त भी दायर किया, जो दायर होने के बाद एक्सेप्ट की गई और उसको पीर के लिए हेयरिंग भी उसकी लगा दी गई है। तो इन मामलात पे बातचीत करेंगे और हमारे साथ जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के सरबराह और अमीर मौलाना फजल रहमान साहब होंगे, जो इस सारी सूरत हाल के ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत शुक्रिया मौलाना साहब आपका टाइम देने का। बुनियादी सवाल जो है कि हम सियासत के ऊपर आपसे करना चाह रहे हैं कि इस वक्त पंजाब असम्बली की हलफबरदारी हो चुकी है अरकान की, और हुकूमत साजी अगले 2 दिनों में वहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद मरकज़, सिंध, बलूचिस्तान, KP वहाँ पर भी हुकूमत साजी होगी। आपका एक प्रिंसिपल स्टैंड है इलेक्शन के हवाले से, धांधली के हवाले से। आप पूरे मुल्क के अंदर तहरीक भी चला रहे हैं, लेकिन बलूचिस्तान एक ऐसी असम्बली है जहाँ पे आप अददी एतबार से पीपल्स पार्टी और आप दोनों ने 11-11 नशिस्तें हासिल की, और अभी कुछ आज़ाद लोग शामिल हो रहे हैं, नून में भी, पीपल्स पार्टी में भी, आपके साथ भी। तो क्या आपकी जो मुल्क गिर पॉलिसी है वो बलूचिस्तान में भी वही होगी, या आपकी कोशिश होगी कि वहाँ पर हुकूमत आप बनाएँ और बाकी मुल्क के अंदर जो भी आपका मौक़िफ़ है उसके हवाले से असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी आप एहतजाज करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह ताला आपकी इस मुलाकात और इस इंटरव्यू को खैर का बाइस बनाए। जहाँ तक है इलेक्शन के नताइज का ताल्लुक़, 8 फरवरी को होने वाले इलेक्शन, इस पर तो जमीयत उलमा इस्लाम की राय बिल्कुल दो टोक गैर मुबहम और वाज़ेह है कि हमने इसके नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। और बिल्कुल जैसे कि हमारे मुल्क की इदारे, हमारे मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट, उससे बैठकर जिसको चाहा जितवाया, जिसको चाहा हराया। और आज इलेक्शन में पहली मरतबा जब 2 शख्स आपस में बात करते हैं तो ये नहीं कहते कि फ़लाना जीत गया, फ़लाना हार गया, यही कहते हैं फ़लाने को जितवा दिया, फ़लाने को हरवा दिया, इसको इतनी सीटें दे दी, इससे इतनी सीटें छीन दी। तो इस्टेब्लिशमेंट का इस हवाले से इतना एक्सपोज होना, इतना बेनकाब हो जाना शायद तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है। और बिल्कुल भी हम नहीं चाहते कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट के जो मुल्क को चलाती है और मुल्क की दिफा की बहुत बड़ी जिम्मेदारियां उनके ऊपर हैं, वो सियासत में फिर इलेक्शन में इस हद तक दखील हों कि फिर तनकीद का निशाना भी वो बन जाए। सो हम बड़े एहतियात के साथ चल रहे हैं। और इस वक्त हमारा जो सिलसिला चल रहा है, हम चारों सूबों की जो हमारी जमात की मजालिस उमूमी हैं, जनरल कौंसिल, उससे हम मिल रहे हैं और उनको इस पूरी सूरत हाल पर एतमाद में ले रहे हैं और मज़ीद आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर कोई मामला रुकेगा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है जी कि जब हमें उन्होंने पार्लियामान के अंदर हमारे किरदार का रास्ता रोका है तो फिर फैसले ऐवान में नहीं, फिर तो मैदान में ही होंगे। अब हम ऐवान में भी ना हों और हमारे पार्लिमानी हैसियत को सुकेड़ दिया जाए और बाकायदा मनसूबाबंदी के साथ सुकेड़ा गया है, तो उसके बाद फिर हमारे लिए मैदान की और क्या रह गया है। ऐवान के अंदर भी आप जाएंगे? ऐवान के अंदर तो जाएंगे, क्योंकि ऐवान के अंदर न जाना या पार्लियामेंट की सियासत छोड़ देना ये मरकज़ी मजलिस आमला के इख्तियार में नहीं है कि 2018 में स्टार्ट में ही आपने कहा था, बल्कि सारी जमातों को आप कायल कर रहे थे कि ऐवान के अंदर ना जाए, वो हल्फ न उठाएं, फिलहाल हल्फ न उठाएं, क्योंकि कुछ अरसे के बाद हम उठाएं, ताकि हम हल्फ न उठाएं तो पब्लिक में जो हम तहरीक उठाएंगे सारी जमातें मिलकर, वो हमारी तरफ मुतवज्जे ही तब हो सकेंगी। और अगर हम इब्तिदाई जो हल्फ बर्दारी का इजलास होता है, जिसमें एक जश्न का समा होता है और पब्लिक बड़े शौक़ से उस मंज़र को देखती है, मेरे नए नुमाइंदे हल्फ उठा रहे हैं वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ें फिर आपकी तरफ मुतवज्जे नहीं होंगे, आपके मौक़िफ़ की तरफ लोग। अगर लोगों को अपने मौक़िफ़ की तरफ मुतवज्जे करना है तो फिर आप हल्फ ना उठाएँ, ताकि आधी असम्बली जो है वो खाली रहे और लोग समझे कि क्यों नहीं आए। और अभी आप जो है कि आपका मौक़िफ़ या आपकी मजलिस अमला है कि हल्फ उठा लेना चाहिए। तो यह है कि सारे लोग जो है ऐवान में चले गए। ठीक है। अब सिर्फ हम 5 या 6 बंदे जो हैं, अगर वो हल्फ नहीं उठाएंगे
तो उसका क्या असर होगा सियासी लिहाज से। तो जमात ने यही हिदायत दी है कि आप रिजर्वेशंस के साथ जाएंगे और ये समझते हुए कि ये ऐवान जो है ये अवाम का मुंतखब करदा नहीं बल्कि ये एस्टेब्लिशमेंट का नामजद करदा है और इंतखाबात में भरपूर धांधली करके जिसको चाहा जितवाया, जिसको चाहा हरवा दिया है। अभी आपकी पैरेलल पॉलिसी नज़र आ रही है कि ऐवान के अंदर भी है, बाहर एहतजाज भी है, और बलूचिस्तान में तो ख़ास तौर के ऊपर आप इस पोजीशन में हैं कि वहाँ पे हुकूमत साजी आप कर सकते हैं, आप इत्तेहाद भी बना सकते हैं। उसूली फैसला तो हमारा यही है कि हम कोई हुकूमत नहीं बनाएंगे, किसी हुकूमत में हम शामिल नहीं होंगे, अपने बेंचों पर बैठेंगे। और जहाँ तक आपने ख़ास तौर पर बलूचिस्तान की बात की है, वहाँ पर भी हम हुकूमत में नहीं जा रहे हैं और नहीं पे ऐसे हालात हैं। अगर ऐसी सूरत हाल हो कि अगर हम हुकूमत में ना हो तो असम्बली गिर जाती है, तो उस सूरत हाल में शायद हम कुछ इस्तिस्ना की एक सूरत निकाल लेते, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। वहाँ पे आपकी चॉइस जो है कि पीपल्स पार्टी होगी, नून लीग होगी, दो बराबर सीटें हो गए, तय हो गए उनका आपस में। तो आप वहाँ पे अपोजिशन में रहेंगे। एहतजाज की नौयत आपकी जो है कि अभी GDA भी कर रही है सिंध के अंदर, तहरीक इंसाफ अपना एहतजाज कर रही है, तहरीक लब्बैक वो भी इस इलेक्शन रिजल्ट्स के ऊपर वही मौक़िफ़ है जो आपका है। तो क्या आप देख रहे हैं कि जैसे 2018 के बाद आप सब ने मिल के आप उसको लीड कर रहे थे और आपने सारी जमातों को इकट्ठा किया, एहतजाज किया, धरना भी दिया, तो क्या उस नौयत का आप कर सकते हैं या अलग अलग हर कोई करेगा? इब्तिदाई तौर पर तो हमारा किसी के साथ कोई इस वक्त तक न राब्ता है और न हम कोई मुश्तरका जदोजहद कर रहे हैं, सिवाय सिंध में कि वहाँ पर चूँकि GDA है और इससे पहले इलेक्शन से पहले भी हमारा उनके साथ इत्तेहाद था, तो उसी इत्तेहाद को जारी रखते हुए वहाँ पर मुजाहरे हो रहे हैं। लेकिन ये कि दूसरे सूबों में हमने क्या करना है, तो इसीलिए अभी हम चारों सूबों में जाकर वहाँ की जो मजालिस उमूमी हैं, हमारी पार्टी के लोग हैं, ज़िम्मेदार लोग हैं, उनको एतमाद में लेते हैं, उनसे बात करते हैं और फिर अगले इक़दाम का हम फैसला करेंगे। और ये कब तक हो जाएगा आपका सारा? ये रमज़ान शरीफ से पहले हो जाएगा और फिर अगर हमें मरकज़ी जनरल कौंसिल का इजलास बुलाना पड़ा तो वो शायद इसके बाद होगा, रमज़ान शरीफ के बाद ही होगा। फिर तो आपकी जो फुल फ्लैज एहतजाजी तहरीक है वो रमज़ान के बाद ही होगी, उससे पहले तो उससे पहले तैयारी होगी, लोगों की ज़हनसाजी होगी। लेकिन ये बात मैं आपको वाज़ेह तौर पर कह दूँ कि लोग बहुत नाराज़ हैं हमारे, और हमारा कारकुन जो है वो हौसला नहीं हारा है, क्योंकि जो ही हमने फैसला किया तो पूरे मुल्क के हमारे कारकुन ने उसको सराहा और उससे वो ज़िंदा हो गया। और इलेक्शन के जो नाकामी है उससे जो एक अफसरदगी पैदा हुई, उससे दोबारा उनके अंदर जान आ गई और सब ने एहसास किया कि हमें दोबारा अगर मैदान की तरफ बुलाया गया तो हम हाजिर हैं। ये सिंध में सोमरो साहब ने तो ऐलान ये किया कि हम सिंध असम्बली का जो पहला इजलास होगा हलफ बर्दारी का, उसको सिंध असम्बली की इमारत को ब्लॉक कर देंगे, हम सारे वहाँ पे धरना देंगे और हलफ बर्दारी सूबाई लेवल का GDA का फैसला है, उसमें जमीन भी शामिल है, तो वो उस हवाले से उन्होंने बात की है। आपके एहतजाज की नौयत जो होगी तमाम मुशावरत के बाद जो है कि वो मुल्क की गिर, एक तो होता है एहतजाजी मुजाहरे करना होता है, एक होता है लॉन्ग मार्च होता है, एक ही होता है कि आप मुख्तलिफ शहरों के अंदर कौमी शाहराओं को बंद कर देते हैं कि आपकी तमाम नहीं, जिसमें तो आपके अभी कुछ ज़हन में ऑप्शन है कि क्या किया जा सकता है? इतने जुज़ियात में हम नहीं जाते कि फिर हमने किस तरह करना है तो फिर किस तरह करना है, वो सब कुछ सामने आ जाएगा। हमने पहले भी मिलियन मार्च किए हैं, आपको पता है, कोई रोड बंद नहीं किया हमने। आपको ये भी पता है कि जब हम आज़ादी मार्च कराची से लेके आ रहे थे तो हमने ट्रैफिक भी बंद नहीं की, बसें भी चल रही थी, जलसा भी हो रहा था और वहाँ जलसे के बीच से बस भी चल रही थी। हमने रास्तों में अगर कहीं पर कोई हादसा सामने आया तो उनको हमारे लोगों ने पहले उठाया, उनको रेस्क्यू किया, उनको अस्पतालों तक पहुंचाया। सरकार जब पहुंचे तो उस वक्त तो पता नहीं क्या सूरत हाल होती। तो कभी भी हमने पब्लिक को किसी आजमाइश में नहीं डाला। हाँ, हमने सड़कों पे धरने भी दिए हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई ख़वातीन जा रही हैं तो हम उनको भी रोकें, कोई मरीज़ जा रहा है तो हम फिर उनको भी रोकें। तो वो भी अलामती तौर पर कि चंद घंटे कर लिया, एहतजाज नोट करा लिया, फिर उसके बाद ख़त्म कर दिया जी। तो हम इस हवाले से बहुत मुहतात लोग हैं और हम सियासी मकासद के हुसूल उसके लिए जो कुछ भी हमने करना होता है उनके हदूद को भी समझते हैं, पब्लिक जो है उनकी ज़रूरतों को भी सामने रखते हैं। और हमारी पहली भी तहरीक में ये कोशिश थी
कि मुल्क के अंदर बाग़ियाना माहौल न पैदा हो। मुल्क से वफादारी के लिए हमने की है और इस मुल्क को हम अपना मुल्क समझते हैं, किसी का जागीर हम इसको तस्लीम नहीं करते। होता कौन है एस्टेब्लिशमेंट कि वो इलेक्शन से पहले ये फैसला करेगा कि GUI को सुकेड़ा जाएगा जी, इसकी क़ुव्वत को पार्लियामेंट में कम कर दी जाएगी। जब वो कम करने की बात करेगी तो फिर हमने इस पर एहतजाज। ख्वाजा आसिफ साहब ने भी रिसेंटली हमारे ही एक टीवी प्रोग्राम में आपकी मौक़िफ़ को इंडोर्स किया है कि आपकी जो मीटिंग हुई थी और जो आपने कहा था कि उस वक्त ये अदम एतमाद के पीछे जो है इस्टेब्लिशमेंट थी। तो आप ये जो पॉलिटिकल रोल है इस्टेब्लिशमेंट का, कि इसको आप नहीं समझते कि एक बार सियासी जमातों को बैठ के कोई ऐसा फैसला करना चाहिए कि हमेशा कंधा फराम पॉलिटिकल जमात ही कोई करती है तभी उनको मौका मिलता है, अदरवाइज अगर सारी जमातें इकट्ठी हो जाए तो फिर तो शायद उनको मौका नहीं मिलेगा। देखिए, ये तो फिर आपका सवाल पूरे PDM से होगा, क्योंकि सब हम इकट्ठे थे जी। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून उसके दो बड़े हिस्से थे। यही मैंडेट कुछ सीटों के ऊपर नीचे करके 2018 में इनको मिला। एक पार्टी ने तो सिंध में हुकूमत भी बनाई, दूसरी पार्टी ने कहा कि हम पंजाब में हुकूमत बनाएंगे, जो न बना सके लेकिन उनका इरादा था कि हम बनाएंगे। इतनी बड़ी मैंडेट उनको मिला, तब भी वो इस बात के मुतरफ थे कि मजबूरी तौर पर धांधली हुई है। तो हम उनसे पूछते हैं कि भाई उस वक्त क्यों धांधली थी और अब क्यों धांधली नहीं है जी। और हम PTI से भी पूछते हैं जी कि आपको भी तकरीबन वही मैंडेट मिला है जी, तो उस वक्त क्यों धांधली नहीं थी और क्यों धांधली है। वो तो कहते हैं फॉर्म 45 में 2/3 बनती है हमारी, जो भी है। लेकिन सवाल यह है कि आज इस वक्त हम उसी मौक़िफ़ पे कायम हैं। किसी कीमत पर हमारा ज़मीर इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मुल्क की सियासत में इस हद तक एस्टेब्लिशमेंट जाकर मुदाखलत करेगी। अगर वो दिफाई क़ुव्वत है तो सर आंखों पे, हमारे सर के ताज, और अगर वो सियासी क़ुव्वत बनते हैं तो फिर सियासी दिफा का हक तो फिर हमें हासिल है। नहीं, एक दफ़ा फिर आप कोशिश नहीं कर सकते कि सारों को बिठाकर एटलीस्ट ये वन प्रिंसिपल जो है कि जहाँ पे ग्रैंड रिकन्सिलिएशन की या ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन की बात हो रही है, पीपल्स पार्टी भी कहती है, PTI भी कहती है, कि वहाँ पे हम ये चीज़ तय कर लें कि सारे बैठकर ये फैसला कर लें कि हमने जो भी करना है आपस में करेंगे हम, लेकिन किसी तीसरे को जिसकी आप बात कर रहे हैं ये बात उसूली तौर पर आपकी बिल्कुल सही है, और शायद 5-6 महीने इंतज़ार करके यही सूरत हाल शायद पैदा हो भी जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि जिनसे हमारा क़ुर्ब था और एक बड़े लंबे अरसे तक हमारी बाहमी एक मुशावरत का माहौल था, वो चले गए हुकूमत बनाने में। उन्होंने धांधलीज़दा इलेक्शन को कबूल कर लिया है। जिससे हमारे फासले थे, बैठे नहीं जा सकते जी कि हम उनके साथ बैठकर इस हवाले से मुशावरत बहुत करीब तो आ गए, क्या करना जी, एटलीस्ट मुलाकातें हुई हैं। वो ठीक है कि वो आए हैं, हमने उनका खैर मकदम भी किया, खुशामदीद भी कहा, और यही चीज़ें अगर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करने और मसले के हल के लिए माहौल तश्कील देते हैं तो सियासी लोग जो है वो न मुज़ाकरात का इनकार करते हैं, न उस माहौल की तश्कील का वो इनकार कर सकता है, और अगर उस माहौल से मसले का हल सामने आता है तो न उसका हम इनकार करने को तैयार हैं जी। लेकिन यह है कि अभी तक फासले हैं और एक ही मुलाकात से कोई सारे मामला हल नहीं हो जाते। PDM की दोनों बड़ी जमातें सारी जिम्मेदारी आप पे डालते हैं कि उस वक्त जो सारा मामला हुआ अदम एतमाद का भी और इस्टेब्लिशमेंट का जो किरदार था कि शायद आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे चले गए थे, वो शायद पीछे आने के लिए तैयार थे। तो देखिए, मैं उन पुरानी बातों को अब दोबारा नहीं दोहराना चाहता। मैं जितना भी कह चुका हूँ, मीडिया पे कह चुका हूँ, बड़ी कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश की और उनका ख्याल था कि फजल रहमान जो है बस इसमें वजाहत में फंस जाएगा, उसमें यरगमाल हो जाएगा। मैं वजाहत में यरगमाल होने वाला आदमी नहीं हूँ जी। हाँ, एक चीज़ जो कभी ज़बान पे मिसाल के तौर पर आई कि वो नाम मैंने लेकिन क्या उसका इस काम में पहले रोल ही नहीं था क्या? रोल तो था, लेकिन वो जो एक मीटिंग थी जिस मीटिंग में सब थे वहाँ वो मौजूद नहीं थे और मैंने उनका नाम ले लिया क्योंकि जहन में वही तसलसल के हवाले से मौजूद था जी। तो बाकी बात तो यह है कि पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद वाला रास्ता लिया, और पीपल्स पार्टी ने जब अदम एतमाद वाला रास्ता लिया तो यही बात मुझे 1 महीना पहले कही गई थी कि आप विद इन द सिस्टम जाएं, आप बाहर से इस्तीफों की बात ना करें। तो मैंने नहीं मानी, लेकिन वो इतना उन्होंने लॉबिंग अंदर कर ली कि उसके बाद 30 लोग जो PTI के वहाँ से टूट के आ गए।
MQM वाले आ गए, बाप वाले आ गए। सिर्फ मैंने इनकार किया कि हम PTI का वोट नहीं लेंगे, क्योंकि इन्हीं के बारे में हमारा मौक़िफ़ है कि ये जाली सीटें हैं जी, तो उसका वोट नहीं लेंगे। तो फिर इन सारों को मिलाकर हम सिर्फ 4 वोटों से जीते हैं जी। तो अगर उस वक्त मैं इनकार कर देता कि अब मैं मजीद नहीं हूँ इसमें, तो फिर ये सारे मेरे दोस्त मुझे कहते कि इमरान खान को तो आपने बचाया है जी। तो उन हालात में ये एक नागुज़ीर सूरत हाल बन गई थी कि हमने अपनी राय सरेंडर की अपने दोस्तों पे। आखिरी एक सवाल पोलिटिकली आपसे करूंगा कि आपके भी कैंडिडेट ऑलमोस्ट सारे पाकिस्तान में JUI के कैंडिडेट थे चारों सूबों में, आपके पास भी फॉर्म 45 सारे आए होंगे। आपकी असेसमेंट है कितनी, आपकी सीटें कितनी कम हुई, सबसे ज़्यादा किसकी थी, कितनी बनती थी, उसके बाद क्या क्या मैंडेट था? हाँ, तो मैं इतना ज़्यादा फिर डिटेल में नहीं जाया करता जी। इतना तो पता चल गया ना कि दान दी हुई है, बस इतना काफ़ी है मेरे लिए। भरपूर दान दी हुई है जी, नंगी दान दी हुई है जी, बदमाशी के साथ हुई है और एक्सपोज अपने आप को करके दान दी की है जी। सब कुछ वाज़ेह है जी। किसके फ़ोन आते थे, किसको आते थे, कितना डिमांड होता था, क्या उससे कहा जाता था ये सीट छोड़ दो, वो सीट छोड़ दो, तुम्हारे ये कर दो, तुम इससे इत्तेहाद कर लो, तुम उसके लिए कर लो। ये सारी चीज़ें इलेक्शन में इनका काम है और धड़ल्ले के साथ बैठे हुए जी कि हम फिर भी करेंगे। ठीक है, फिर मुल्क आपका है, चलें। ये जो बिहाइंड द कैमरा मीटिंग्स होती हैं, गुफ्तगू होती है, तो दोनों जो आपके पुराने दोस्त इत्तेहादी कहते हैं कि फजल रहमान साहब को अगर हम सदर पाकिस्तान की पेशकश कर देते तो फिर ऐसे उनका मौक़िफ़ ना होता। मैं एक बात बड़ी वजाहत के साथ आपको भी कहना चाहता हूँ और पूरी दुनिया को कहना चाहता हूँ कि ऐसा कोई भी डिमांड मेरा हक है, लेकिन मैं हक को जानता हूँ कि मैंने ये हक कब मुतालबा करना है। अगर मेरी ऐसी स्ट्रेंथ पार्लियामान में होती या सूबे में होती कि मैं उस पर इत्तेहादियों के साथ बात करके अपना वोट जो है वो खड़ा कर सकता था। आज मैं जिस पोजीशन में हूँ उसमें तो ये मुतालबा करने का तस्वुर ही नहीं है जी। ये मेरे घर पे आकर रख दे सदारत, मैं फिर भी कबूल ना करूँ। यानी 5-6 सीटों पर मैं सदारत का मुतालबा करूँगा। अब मेरे पूरे सूबे में जो 15-16 सीटें थी वो भी आ गई साथ पे, उसके होते हुए मैं सदारत का मुतालबा करूँगा। अब तो प्लेट में भी आकर रख देंगे तो फजल रहमान जैसा उसूली आदमी वो कभी भी ये, अब सियासी लोग इसी तरह की जुबान इस्तेमाल करते हैं। KP में कोई पेशकश हो आपको के लिए लड़ रहा है तो छोड़िए यार इसके। KP में कोई माहौल साजगार बनाने के लिए अगर तहरीक इंसाफ आपको शामिल करना चाहे तो उस पर भी गौर कर सकते हैं। मैंने कहा कि उनके और हमारे दरमियान दीवार हायल नहीं है, उनके पहाड़ हायल है। पहाड़ को कैसे सर किया जाएगा ये सोचना है। चलिए, एक चीज़ और जो ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से आपका रद्दअमल बड़ा सख्त रद्दअमल आया, फिर पूरे पाकिस्तान में आज जुम्मे के खुतबात के अंदर उलमाए कराम ने उसके ऊपर खुल के बात भी की, लेकिन वफाकी हुकूमत ने भी इसको एहसास किया, पंजाब हुकूमत ने भी अपनी रिव्यू पिटीशन डाली है और उसकी अब मंडे को समाअत होनी है और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक वज़ाती बयान भी आया। तो उस वज़ाती बयान और रिव्यू पिटीशन आने के बाद ये बात अपनी जगह पर है। मैं कोई अपने आप को आईनी या कानूनी माहिरीन में शुमार नहीं करता। वो लोग भी हैं जो आईनी कानूनी माहिरीन हैं। मजहबी लोगों में भी बहुत तकड़े लोग हैं जो आईन और कानून को बेहतर तौर पर जानते भी हैं, उनकी तशरीहात को भी जानते हैं, उनकी दफ़ात भी उनको याद है। हमारा भी एक माहौल है, मैंने भी सारी ज़िंदगी यहाँ गुजारी है। जो लोग हुकूमत चला रहे हैं, मैं सबसे सीनियर हूँ, इनसे भी मैं सीनियर हूँ। जो अदालतों में बैठे हैं मैं उनसे भी सीनियर हूँ। मैं कानून बनाने वालों में भी हूँ और कानून साज इदारों के साथ मैं वाबस्ता रहा हूँ जी। लिहाजा ये लोलीपॉप कौम को न दें ये लोग कि बस ये तो हम कोई सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। हमारे काज हैं, हम मजहबी इशू को बतौर कार्ड कभी इस्तेमाल नहीं करते। ये हमारा काज होता है, ये हमारा अकीदा होता है, ये हमारा ईमान होता है और हम उस पर मर मिटने वाले लोग होते हैं। लिहाजा ना हुकूमत की कोई वजाहत हमें कबूल है, ना अदालत की कोई वजाहत हमें कबूल है। रिव्यू में हम जाएंगे, पंजाब गवर्नमेंट ना जाए, उस पर हमें एतमाद नहीं है। पंजाब गवर्नमेंट किसके इशारे पे जा रही है और वो क्या प्ली ले रही है, उसका किसी को एतमाद उन्होंने नहीं लिया। ये हम खुद तय करेंगे, हमारे वकला तय करेंगे कि हम इस पर रिव्यू करेंगे और उस पर टू द पॉइंट हम जाएंगे, पूरे दलाइल के साथ हम जाएंगे और हम साबित करेंगे कि इस फैसले में कादियानियों को कुरान में तहरीफ करने, तहरीफ शुदा कुरान की तबलीग करने, अपने नाजायज़ और नापाक अकायद की तरवीज करने, इसकी मुकम्मल छुट्टी दी गई है। उनको गलत फैसला किया गया, माफ़ी मांगे, वो अल्लाह से माफ़ी मांगे पहले। ये जो पंजाब गवर्नमेंट ने रिव्यू पिटीशन किया, इसमें आप फरीक बन सकते हैं? नहीं, मैं इससे क्यों फरीक बनूंगा। मैं समझता हूँ कि शायद ये इसलिए की गई है कि फिर वो कहेंगे हाँ रिव्यू में भी
हम हार गए और वो तो अदालत का दलाइल ठीक थे और ये था। हुकूमत इस तरह पर अगर कोई चीज़ होती है हम तहफ़्फ़ुज़ात के साथ देख रहे हैं उन चीज़ों को, और हमने अपने वकीलों से राय लेनी है कि पंजाब की जो अपील है उसमें लिखा क्या है, उसका उसने प्ली क्या लिया है, उसमें दावा क्या लिया है उन्होंने, तो वो सारी चीज़ें देखेंगे। बहुत शुक्रिया। मौलाना फजल रहमान साहब हमारे से बातचीत कर रहे थे। जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर, पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सुप्रीम कोर्ट में बड़ा हसास नोयत का मुकदमा, उसके हवाले से भी उनकी राय जानिए। हम ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम की बातचीत आगे जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के हिस्से में बातचीत करेंगे हम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन में होने वाली धांधली को चैलेंज किया है, एक ये इशू। दूसरा इशू जो है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आज़ाद अरकान मुंतखब हुए थे उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसल में शमूलियत इख्तियार की, और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में दरख्वास्त दी गई है कि उनको मखसूस नशिस्तें जो है वो फराम की जाएँ, लेकिन अभी तक इस पर फैसला नहीं हुआ। मंडे को फैसला होगा। और तीसरा बड़ा है मामला, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन एक्ट की सेक्शन 95 की सब सेक्शन 10 के तहत फॉर्म 45 समेत तमाम कंसोलिडेटेड रिजल्ट और जो दीगर फॉर्म होते हैं वो 14 दिन के अंदर अपनी वेबसाइट के ऊपर अपलोड करने होते हैं, जो नहीं किए गए तो ये इलेक्शन एक्ट की वायलेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान खुद कर रहा है। तो इसके ऊपर क्या हो सकता है, इन तीन अहम इशूज़ पे हम बातचीत करेंगे। अहमद अवैस साहब जो सीनियर कानूनदान है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी सीनियर रहनुमा है, वो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं। अहमद अवैस साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने का। इन हवालों से बात करने से पहले एक चीज़ और छोटी सी कि आज पंजाब असम्बली का पहला इजलास था और पंजाब असम्बली के बाहर जिस अंदाज के अंदर पुलिस खड़ी थी और जो अरकान असम्बली या उनके अहले खाना को जिस तरह से रोका गया, तो आप ये जो शुरुआत है पंजाब के अंदर नई हुकूमत की, नज़र तो आ रहा है कि नंबर PMLN हुकूमत बना लेगी, तो इसको आप समझते हैं कि कोई जो बात हो रही थी कि ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन या ग्रैंड रिकन्सिलिएशन, मामलात को आगे बढ़ाया जाए, माजी में ना घुसा जाए, वो होगा, या ये PDM प्लस वो जो इंसानी हकूक़ की वायलेशन हमने देखी पिछले 2 सालों में, क्या आप समझते हैं उसी का तसलसल होगा? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले मैं शुरू करता हूं जो आपने फरमाया कि एक सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन आई है डायरेक्ट अगेंस्ट द रिगिंग ऑफ इलेक्शंस। तो देखिए वो पिटीशन जो है वो आर्टिकल 184(3) के अंडर दायर की गई है और डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में इसलिए दायर की गई है कि जो एलिगेशन है, और राइटली सो, जो इस वक्त राइट लेफ्ट सब तरफ से और आपको नजर आता है, और जो लोगों का इस्तराब है और परेशानी है, वो उसके अंदर इलेक्शन कमीशन खुद इन्वॉल्व है। और क्योंकि वो उसके अंदर इन्वॉल्व है, मसलन आपको मैं बताऊं कि ये डॉक्टर यास्मीन राशिद के रात के 11 बजे अचानक एक सीनियर पुलिस ऑफिसर कुछ जूनियर ऑफिशियल्स को लेकर पुलिस के उनके कमरे में आ गए, रिटर्निंग ऑफिसर के, और कहने लगे कि भाई उनके जो इलेक्शन एजेंट थे डॉक्टर यास्मीन राशिद के, उनको बाहर निकाल दिया, कमरा बंद किया और कहने लगे कि उनके कहने के मुताबिक फॉर्म 47 तैयार किया जाए। जब उसने इनकार किया कि जी इतनी बड़ी लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो जस्ट इन वन स्ट्रोक पुलिस ऑफिसर को कोई इख्तियार नहीं है कि वो रिटर्निंग ऑफिसर को तब्दील कर दे। ही वाज इमीडिएटली ट्रांसफर्ड, उसको बाहर निकाल दिया, उसकी जगह पे एक नया लेकर आए और उसने फिर वो फैब्रिकेटेड फॉर्म 47 जो है तैयार करके और सुबह को एक बिल्कुल रिजल्ट उल्टा दिया सारा। तो ये इस मामले में मुस्तकिल अब ये तो बना दिया, अब वो जो उसके लिए बैलेट पेपर वो जो है उनके आदमी मुस्तकिल बैठे हुए हैं हर जगह के ऊपर, वो ठप्पे लगा रहे हैं और फॉर्म जो है वो उनको ऊपर अपनी मर्जी के उनके स्टैंप्स लग रही हैं और साथ साथ जो है वो दस्तखत हो रहे हैं, जाली अंगूठे लग रहे हैं। और क्योंकि वो सारा मवाद तैयार नहीं हुआ, इसलिए वो 14 डेज की जो स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट है वो पूरी नहीं हुई। और इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए यही मुनासिब था कि डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जाएं, और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 184(3) इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग शुरू कर सकती है। इंक्विजिटोरियल प्रोसीडिंग होती है कि जहां पे सुप्रीम कोर्ट जो है वो
डिटेल फैक्ट्स को उसकी असल एलिगेशन की तलाश करने के लिए कि वेदर करेक्ट हैं या फॉल्स हैं, वो फैक्ट फाइंडिंग के लिए वो डिग आउट कर सकती है। और उसकी डिटेल सारी कलेक्शन करने के लिए वो एक ट्रायल की शक्ल में हर चीज जो है वो उसको इख्तियार होता है कि वो जो चीजें उनको जरूरत है, जो चीजें वो मंगवाना चाहते हैं, जो उसकी नौयत को समझने के लिए और उसकी कि फलां काम ऐसा क्यों हुआ, नहीं हुआ, वजह क्या थी, वो हर चीज उसमें टेकअप हो जाती है। अच्छा, आप नहीं समझते कि ये भी हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर एतराज लगा दे जी कि आपने तमाम प्रोसेस जो है वो बाईपास कर दिया, इलेक्शन ट्रिब्यूनल है या उसके बाद अपील का हक होता है और फिर सुप्रीम कोर्ट आता है, एक तो ये चीज़, और दूसरा ये कि क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट खुद इसका, जैसे आपने कहा, ये करे, या फिर ये है कि कोई जुडिशियल कमीशन बना दे, वो सारा का सारा इसको इन्वेस्टिगेट करके फिर अपनी रिपोर्ट पेश करे? देखिए, ये इसके ऊपर ये बहुत सारी हैं। पहली बात तो यह है कि हमें बहरहाल, क्योंकि हमने एक लीगल कोर्स, कॉन्स्टिट्यूशन कोर्स अडॉप्ट किया, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर चीज कानून और आइन के दायरे के अंदर हो, और यही वजह है कि हमने ये कोर्स अडॉप्ट किया। अब दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट जो है, जब ये 184(3) की प्रोसीडिंग शुरू होती है तो उसमें 187 आर्टिकल के तहत वो कंप्लीट जस्टिस के लिए जा सकते हैं। वो पूरा केस ही टेकअप कर लेते हैं, और उसमें वो JIT भी बना सकते हैं, उसमें वो किसी को सुपरविजन दे सकते हैं कि भाई फलां चीज जो है उसकी डिटेल इकट्ठी करके लाओ, पेश करो, और उसमें दोनों पार्टीज के वक्त देखेंगे, उसके ऊपर बहस होगी। तो ये क्योंकि इक्वल एक्विजिशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर, इसलिए ये हमारे पास जो है एफिकेशियस रेमेडी नहीं है कि हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएं और उसके बाद फिर हम सुप्रीम कोर्ट में आए या हाई कोर्ट में जाएं। तो एफिकेशियस रेमेडी की सूरत में यही एक एफिकेशियस रेमेडी है जिसको एक्सरसाइज किया जा रहा है, और उनकी वजूहात ये है। और दूसरी बात अभी आपकी मैं थोड़ी और वजाहत कर दूं, जैसे मैंने कहा कि वो जो सेक्शन 95 की जो रिक्वायरमेंट है, वो सब सेक्शन 10 की, वो 14 डेज वाली, वो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, वो हर सूरत में पूरी करनी जरूरी है। लेकिन पूरी इसलिए नहीं हो रही है वो कि जैसे मैंने आपको बता दिया, क्योंकि रिजल्ट दिन रात उनके ऑफिसर आदमी जो हैं वो इस काम पे लगे हुए हैं, लेकिन वो क्योंकि लाखों में करोड़ों में वोट हैं, बैलेट पेपर जो है लाखों में बदले जा रहे हैं, तब्दील किए जा रहे हैं और डिस्ट्रॉय किए जा रहे हैं, तो इस लंबे प्रोसेस में उनको टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से वो डिले लग रहा है। जो फैब्रिकेटेड रिजल्ट है उसको तैयार करने में देर लग रही है उनकी। चले अहमद साहब, हमें जरा हसन मुर्तजा साहब ने भी ज्वाइन किया, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ है और सेक्रेटरी जनरल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के। हसन साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। अहमद अवैस साहब से ये बात हो रही थी हमारी, आप सुन भी रहे होंगे कि बुनियादी तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन की कुछ मैंडेटरी इलेक्शन एक्ट के तहत जिम्मेदारियाँ हैं कि 14 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन के बाद उन्होंने तमाम जो रिजल्ट है, कंसोलिडेटेड रिजल्ट है, फॉर्म 45 इंक्लूडिंग जो है वो 46, 47 भी उन्होंने अपलोड करना था वेबसाइट पे, जो गुज़श्ता रात 12 बजे वो टाइम गुजर गया, लेकिन अभी तक नहीं कर सके क्योंकि वो डॉक्यूमेंट अभी तक वो तैयार ही नहीं कर पाए। तो आप या आपकी जमात जो है कि सारे अमल को किस नज़र से देख रहे हैं, क्योंकि बहुत सी सियासी जमातें सड़कों पे एहतजाज भी कर रही हैं कि फॉर्म 45 कुछ और है, रिजल्ट कुछ और दे दिया गया, और इसके ऊपर पिटिशंस भी हो रही हैं। तो इस सारे अमल को, और इलेक्शन कमीशन जो खुद वायलेशन कर रहा है, इलेक्शन एक्ट को फॉलो नहीं कर पा रहा, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया जी। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो आइन और कानून पे यकीन रखने वाली जमात है। हमने अदालतों का भी एहतराम किया है, हमने कानून का भी एहतराम हमेशा किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो चाहती है कि आइन के मुताबिक जो मैंडेटरी टाइम पीरियड है उसके अंदर वो चीज़ों को सही सिमत लेके चलें, लेकिन बदकिस्मती से इस इलेक्शन पे तमाम लोगों को, तमाम जमातों को जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात हैं। जीतने वाला भी मुतमिन नहीं है, हारने वाला भी मुतमिन नहीं है इससे। और मैं समझता हूँ कि ये अलमिया है हमारे साथ कि हर होने वाले जो इंतखाबात हैं वो इसी तरह होते हैं। ये ज़रा कुछ ज़्यादा हो गए, और इसमें जो बेज़ाब्तगियाँ हैं वो काफ़ी हद तक हैं, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उन चीज़ों का ज़िम्मेदार है, क्योंकि हम इलेक्शन से पहले हम उन्हें मिले और उनको अपने तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। उसके बावजूद
उन्होंने ये चीज़ें जो हैं यकीन दहानियों के बावजूद ये खदशात दूर नहीं किए। आपने देखा होगा कि उस दिन नेटवर्क ऑफ था, लेकिन एक मखसूस जमात के लिए और एक जो नेटवर्क था वो काम करता रहा। वो ऑनलाइन नेटवर्क नहीं था, वो ऑन ग्राउंड नेटवर्क था। बस जो भी था, अब वो डिबेटेबल है चीज़ें, तो उसके लिए टाइम भी दरकार है। अब हमारे पास जो फोरम बचते हैं वो अदालतें ही हैं, ट्रिब्यूनल्स हैं, उनमें हमें जाना चाहिए और वहाँ पे अपने इन तहफ़्फ़ुज़ात। मैं इधर ट्रिब्यूनल की तरफ भी आऊँगा कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है और वहाँ पे 141 नेशनल असम्बली की और 297 पंजाब असम्बली की नशिस्तें थी, लेकिन वहाँ पे सिर्फ 2 जज साहब मुकर्रर किए गए हैं। उस तरफ भी आऊँगा, लेकिन एक चीज़ जो मैं इस सारी सूरत हाल के अंदर, आपको याद होगा डस्का का एक ज़िमनी इलेक्शन था 2021 में, फरवरी 2021 में हुआ था। 20 पोलिंग स्टेशन के प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने रिजल्ट लेट दिया था, जाके सुबह उन्होंने कहीं रिजल्ट दिया, सारी रात को नंबर ही बंद थे उनके, तो उसके ऊपर फिर इन्वेस्टिगेशन हुई, जिम्मेदारी का तयन हुआ, पूरे हल्के में दोबारा इलेक्शन हुआ और उनको शायद सजाएं भी दी गई। तो इतने बड़े पैमाने पर अगर ये इस इलेक्शन के अंदर तमाम सियासी जमातें कह रही हैं कि पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटेड इलेक्शन था, जो और बड़ी जिसको खुल्लम खुल्ला कहते हैं वो धांधली की गई, तो इसको अब आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए? इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, ऑडिट होना चाहिए फॉर्म 45, 47 का, री इलेक्शन हो, या जो रिजल्ट्स ऑलरेडी पेपर्स पे हैं ओरिजिनल वो अनाउंस हो? आप क्या समझते हैं, क्या इसका हल क्या होना चाहिए? देखें, इसमें एक कमीशन बनना चाहिए और उस कमीशन को अपनी मुफस्सल जो रिपोर्ट है वो देनी चाहिए और उसके मुताबिक, और उसमें जो तयन है इन बेज़ाब्तगियों के करने वालों का, उनका भी जो है वो ज़िम्मेदारियाँ फ़िक्स होनी चाहिए, कौन कौन उसका ज़िम्मेदार है, और ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो आज 2024 में भी हम इलेक्शन रिज़ल्ट्स पे रो रहे हैं कि जी इलेक्शन फेयर नहीं है, इलेक्शन इस तरह है। तो इसके लिए तो कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए जी। अवामी मैंडेट इस तरह अगर छीना जाता रहा और इस तरह अगर होता रहा तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमात को उसमें फ़ायदा है। आज अगर कोई खुश हो रहा है तो कल यकीनन वो भी रोएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ तो ये हमेशा से होता आ रहा है। हमने तो आमरों के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़े, जद्दोजहद की, और वहाँ से जिस तरह से हमें किया जाता रहा, हम तो कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए जी, ये अलमिया है इस मुल्क का। चले हसन साहब एक ब्रेक ले लेते, छोटी सी ब्रेक के बाद नाज़रीन वापस आते हैं अहम इशूज़ के। पंजाब में आज जो कुछ हुआ, क्या यही तसलसल हम आगे देखेंगे पंजाब की सियासत का या पूरे मुल्क की सियासत का? और दूसरा अहम मामला जो है कि वो मखसूस नशिस्तों की एलोकेशन और फिर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स की जो तादाद है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है, आपको वो भी शेयर करेंगे और उसके ऊपर अहमद अवैस साहब से भी और हसन मुर्तज़ा साहब से भी कमेंट लेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, बातचीत कर रहे हैं पाकिस्तान की सियासत, इलेक्शन, हुकूमत साजी और कानूनी और आईनी मसाइल। हमारे साथ अहमद अवैस साहब हैं और हसन मुर्तज़ा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल है वस्ती पंजाब के। अहमद साहब, आपकी तरफ नजर आता हूँ, ये अभी लीगल फोरम्स की बात हो रही थी, हसन मुर्तज़ा साहब ने ब्रेक से पहले कहा अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स को हम देखें तो पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं, 141 नेशनल असम्बली की, 297 जनरल इलेक्शन हुए सूबाई असम्बली के, लेकिन यहाँ पे इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिर्फ 2 बनाए गए हैं। तो इस एतबार से तो आपके सारे जो केसेज हैं वो तो शायद 4-5 साल में भी ये नहीं निपटाए जाएंगे, जितनी ज्यादा गालबन 400 से ज्यादा तो पिटिशन जो है कि वो फाइल हुई है। तो ये आप कम से कम कितने पंजाब के अंदर आप समझते हैं कि इलेक्शन ट्रिब्यूनल होने चाहिए थे? ये कम से कम भी इनको कम समय लगाने चाहिए, कम से कम इनको 8 ट्रिब्यूनल बनाने चाहिए मिनिमम। क्योंकि सिंध में 4 है, बलूचिस्तान में 3, केपी में 5 है, इस्लामाबाद की 3 नशिस्तों के लिए 1 रखा गया है। तो नहीं तो आप अंदाजा लगाइए ना कि पंजाब की पॉपुलेशन और जिस तरह आपने अभी गिन के बताया कि इतनी नेशनल असेंबली या प्रोविंशियल असेंबली की इतनी सीट्स हैं और वो उनके यहाँ पे पिटिशन आई हुई है, तो कम से कम 8 से 10 यहाँ पे होने चाहिए। और लेकिन इस बात का कोई तो उनका तो मकसद ही लगता है ना कि इसको पेंडिंग रखें और ये इलेक्शन का ये दौर गुजर जाए और ये इसी एक चक्कर में फंसे रहे। तो वो जैसे कहते हैं ना कि वो ख्वाब से बेदार
ख्वाब से बेदार होता है कभी महकूम अगर, फिर सुला देती है उसको हुक्मरान की साहिरी। वो उसको फिर सुलाने की कोशिश में है। अच्छा, ये आप समझते हैं कि इसमें कोई तमाम सियासी जमातें मिलकर इलेक्शन एक्ट में कोई ऐसी तरमीम करें और ये कुछ तनासुब निकाल लें कि अच्छा इतनी नशिस्तें हैं तो एटलीस्ट इतना ट्रिब्यूनल होना चाहिए, या इतनी शिकायत हैं तो उसको प्रोपोर्शन निकाल लिया जाएगी कि हर 20 शिकायत या 25 शिकायत के ऊपर कम से कम 1 या 2 ट्रिब्यूनल होने चाहिए, तो उससे ताकि ये एक गाइडलाइन हो जाए इलेक्शन कमीशन के लिए भी, ये ना हो कि इन द फ्यूचर के अंदर इसको मसले को हल किया जा सके। लेकिन बात यह है कि ये बात जो है ना, ये अमेंडमेंट से हल होने वाली नहीं है। आप कितनी अमेंडमेंट कर लें, अगर आपके जहन के अंदर फतूर है और नीयत ठीक नहीं है, जैसे कि पाकिस्तान में आपको नजर आ रहा है हर जगह पर आइन मौजूद है, आइन की दफात मौजूद है, आइन का प्रियम्बल मौजूद है और आइन में दिए हुए फंडामेंटल राइट्स मौजूद हैं, इसके बावजूद फंडामेंटल राइट्स की किस घिनौने तरीके से, गैर अखलाकी तरीके से उसकी जो वायलेशन जो है वो वन आफ्टर दी अदर अभी तक हो रही है। कोई पता नहीं कैसे किसी को उठा के ले जाते हैं। अभी वो आपने देख लिया दोबारा से इमरान रियाज को 14 वेहिकल आई हैं और उन्होंने वो मास्क पहने हुए थे और वो उठा के उसको, उसके ऊपर भी मास्क पहनाया और उसको कपड़े में लपेट के उसको एक बोरी की तरह उठा के फेंक दिया एक वैन के अंदर और उसको उठा के ले गए। जहां पे ये तरीका हो और अदालतें बेबस नजर आती हो, वहां आप कानून को बदलने से क्या कर लेंगे? इट इज द मैन बिहाइंड द गन, जैसे कहते हैं ना, इट इज द मैन बिहाइंड द सिस्टम हु मैटर्स। जब वहां पे कोई आपका उसमें वो ताकत नहीं है, जरूरत नहीं है, और उसके पीछे जो उनको इस्तेमाल कर रहे हैं उनके नजदीक कानून की अहमियत कोई नहीं है। आइन उनके लिए इट्स बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस। जैसे आपको याद होगा, आपने पढ़ा होगा कि जब जियाउल हक ने पाकिस्तान का आइन सस्पेंड कर दिया और यहां पे लोग को कोड़े मारने शुरू कर दिए और फिर भुट्टो को फांसी भी हुई, तो उन्होंने एक जगह इंटरव्यू देते हुए कहा कि व्हाट इज दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इट्स अ बुकलेट ऑफ 10 to 12 पेजेस, आई कैन टेयर इट आउट एनी टाइम। तो यहां पे जहां पे एक गवर्नमेंट सर्वेंट की ये जरूरत हो कि वो ये बात करे पाकिस्तान के आइन के मुतालिक, एक ऐसे आइन के मुतालिक कि जिसमें एक फुल स्टॉप या कॉमा बदलने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी ऑफ द 2 हाउसेस चाहिए, तो फिर वहां पे आप किस अमेंडमेंट की बात करते हैं? क्या कर लेंगे? हसन साहब, मैं अगर आपकी तरफ आता हूं, ये आपने कहा कि तमाम लीगल फोरम्स जो है कि वो इस्तेमाल होने चाहिए। अभी एक आरओ जो है कि वो अपनी मर्जी का रिजल्ट अनाउंस कर दे, वो फॉर्म 45 हर चीज को एक साइड पे रख दे और इलेक्शन कमीशन उसको इंडोर्स कर दे, और फिर अगर इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाना है मामला और तादाद सिर्फ अगर पंजाब की 2 ही हो, तो आपके तो 4-5 साल ऐसे ही गुजर गए, तो 4-5 साल तक फैसला ही ना हो तो असेंबली मुद्दत पूरी कर देती है। और माजी में ये कई एग्जाम्पल ऐसी मौजूद है हमारे यहाँ। तो आप अभी हुकूमत के इत्तेहादी भी होंगे पंजाब में भी, मरकज में भी, तो आप नहीं समझते कि इसमें कोई ऐसा कुछ चीजें तय की जाए कि टाइमलाइन हो कि मुद्दत के अंदर ये हल होना चाहिए मामलात, और फिर जो है कि ये भी जैसे मैंने अहमद साहब से भी क्वेश्चन किया कि कोई प्रोपोर्शन बना लिया जाए कि अच्छा इतनी अपीलें हैं तो एटलीस्ट इतने ट्रिब्यूनल जरूर होने चाहिए और फिर अमल भी उसके ऊपर होना चाहिए कुछ मखसूस दिनों के अंदर। हसन साहब, आपको आवाज आ रही मेरी? शायद हसन साहब से इशू है, लेकिन चलें अहमद साहब एक चीज और बता दीजिएगा कि आपकी मखसूस नशिस्तें जो तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का इत्तेहाद हुआ वो अभी तक फाइनल नहीं हो रहा, आप इसमें क्या समझते हैं कि माजी में ऐसी एग्जांपल्स हमें नजर आती हैं? केपी के अंदर भी आजाद अरकान बाप पार्टी की वहां पार्लिमानी कमेटी नहीं थी, लेकिन वो शामिल हुए और बनी और फिर उन्होंने रिजर्व सीट भी ली थी। आप इसमें भी देखिए क्या मसला होता है आपके लिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलेंगी या ताकीर हो रही है? सवाल ये है कि मिलनी चाहिए, ये तो देखें, ये तो एक प्रोसेस है जिसको चलना चाहिए, और ये मामला जो है इनको बड़ा लिबरली देखना होता है। देखना ये है कि इसके पीछे अंडरलाइन क्या है। अंडरलाइन आइडिया जो है वो ये है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को आगे चलना चाहिए। अगर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन जो क्रिएट हुई थी उसके अंदर जो पीटीआई जो है वो जिन मसाइल प्रॉब्लम का शिकार थी, वो जिस वजह से उनको एक इत्तेहाद भी करना पड़ा, जिस वजह से उनको इलेक्शन सिंबल नहीं दिया गया, वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने फैसला, गलत किया फैसला अगरचे,
लेकिन हम ये कहते हैं कि ये सारी बातों के बावजूद अगर अब भी मीन मेख निकालनी है और इस अंदाज में बैठना है कि जी इनको हमने मैक्सिमम डिच करना है किसी न किसी तरीके से, तो फिर तो वो नहीं करेंगे। जो उम्मीद है कि वो टाइम जाया भी करेंगे और करेंगे भी नहीं, फिर ऊपर लाए जाएंगे, दूसरी अदालत में जाएंगे, वहां से आपको लेना पड़ेगा। मैं जरा हसन साहब से हमारा राब्ता हुआ। हसन साहब, ये आपसे एक सवाल मैं करना चाह रहा हूं कि आप हुकूमत के इत्तेहादी भी होंगे, ये अगर आरओ एक बगैर कानून आइन देखे फैसला कर देता है और फिर वो ट्रिब्यूनल्स के अंदर, और ट्रिब्यूनल्स के अंदर 4-5 साल हम नाजी भी देखा, कई पटिशनें गुजर जाती हैं, मुद्दत पूरी हो जाती है असम्बली की, लेकिन पटिशन से फैसले नहीं होते। तो इसके अंदर कोई डेडलाइंस, कोई असूल या कुछ ऐसा हो सकता है कि ट्रिब्यूनल की तादाद बढ़ाई जा सके, कानूनन इस पे पाबंदी लगा दी जाए? और दूसरा, आप ये रिकंसिलिएशन जो आज पंजाब असम्बली के बाहर हुआ, बड़े नाखुशगवार वाकयात देखने को हुए कि अरकान को भी रोका जा रहा था, उनके फैमिली मेंबर्स को भी अंदर जाने के लिए, विजिटर्स को। तो ये आप समझ रहे हैं कि इसको बेहतर करने के लिए क्या किया जा सकता है? देखें, ये तो जहां तक ताल्लुक है ट्रिब्यूनल्स का, तो ट्रिब्यूनल्स को तो टाइम बाउंड किया जा सकता है कि आप इतने टाइम में ये करें, क्योंकि वो ट्रायल कोर्ट है, उसमें एविडेंस भी इकट्ठी करनी होती है, डिले हो जाती है, लेकिन उसका एक टाइम दिया जा सकता है और पहले ये होता भी रहा है। और कुछ उसमें जो तादाद कम की गई है उस पर तो मुझे लगता है कि शायद ये दानिस्ता तौर पे ये डिलेइंग टैक्टिक्स है कि आप तादाद कम रखो, केसेस ज़्यादा होंगे, सुने नहीं जाएंगे, तो खुद ब खुद ये उनकी नीयत इस पे ही है कि ये 5 साल जो है ये पूरे केसेस में ही रहे, इन लोगों के फैसले ना हो सके। तो इसके लिए ट्रिब्यूनल्स की तादाद भी जो है वो बढ़नी चाहिए। और जो आज असेंबली के बाहर हुआ है, मैं समझता हूं कि वो आपकी पॉलिसी है, आप अपनी पॉलिसी को रिव्यू करें, आप हर चीज लोगों के लिए ओपन करें। कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चूंकि वो किसी एक जमात को शायद रोकना चाहते थे, शायद वांटेड लोग जो हैं उनको 9 मई जैसे वाकयात में उनको पकड़ने की कोशिश थी, वो उनमें से काफी सारे लोग जो हैं वो मेंबर असेंबली भी बने हैं। तो ये चीजें, अब अगर एक आदमी मेंबर बन गया है तो आप उसको बुलाएं, वो आएगा, नहीं आता तो फिर उसके खिलाफ कार्रवाई करें। असेंबली के गेट के ऊपर जो अवामी जमहूरी ऐवान है, वहां पे खड़े होकर ये गुंडागर्दी और पुलिस गर्दी, इसकी जरूरत नहीं थी। लेकिन अब समझ से बालातर है कि ये नजर आने में कुछ और होता है, पीछे कोई और हाथ होते हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान में ही है मेरे ख्याल में, और तो ये चीजें कहीं भी नहीं है। चलो, बहुत शुक्रिया। एक अच्छी उम्मीद के साथ हसन मुर्तजा साहब, आपका भी शुक्रिया, मैंने आपका भी, कि इस उम्मीद के साथ कि हमें मामलात को आगे बढ़ाना चाहिए, रहते देने की तलखियों में मजीद इजाफा करें। अगर बैठ के कानून और आइन के दायरे के अंदर रहते हुए जहां पे कानूनी कार्रवाई जरूरी है होनी चाहिए, लेकिन जहां पे नहीं है वहां पे गैर जरूरी किसी को तंग ना किया जाए, तो इससे मामलात आगे बढ़ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही। खालिद जमील को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।